नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिवनी में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं और शासनकाल पर भी जमकर निशाना साधा है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं गरीबों के दर्द को महसूस करता हूं। दिसंबर में जब प्रधानमंत्री अन्न योजना पूरी होगी तब हम आने वाले 5 सालों के लिए फिर से एक बार फ्री राशन की गारंटी देंगे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो विकास की निरंतरता इस दौरान चाहिए और इसीलिए मध्य प्रदेश एक स्वर में कह रहा है कि बीजेपी है तो भरोसा है, बीजेपी है तो विकास है। उस संवेदना में से मेरा पहला संकल्प बना था कि मैं इतने बड़े संकट में किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मैं गरीब से गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, बच्चे कभी भूखे सो न जाए, इसके लिए मैं जागता रहता था। अब भाइयों बहनों, कोरोना काल से लेकर के अब तक 80 करोड़ लोगों को हमने गरीब कल्याण अन्न योजना के तरफ मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। हमारे मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन, हमारे 5 करोड़ साथी, उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा। दिसंबर में जब योजना पूरी होगी तो मेरा निश्चय है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार मुफ्त राशन की गारंटी देंगे। हम 2014 से पहले कांग्रेस का एक एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते। गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और गरीबों की भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। मध्य प्रदेश में यहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। आपको आश्चर्य होगा, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन वोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे हो? वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे। उधर राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और इस दौरान आपको बता दें कि तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस दौरान चुनावी रण में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बता दें कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इसमें कई ऐसे नाम हैं। सूची में 15 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। बता दें कि राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों के चयन में बदलाव कर रही है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि
राजस्थान का जो चुनावी रण है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और इस बार बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। तो 15 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। साथ ही आपको बता दें कि वसुंधरा के करीबी अशोक का इस दौरान टिकट भी काट दिया गया है। तो बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। और साथ ही बता दें कि इससे पहले जब 4 लिस्ट जारी हुई थी, इस दौरान भी तमाम ऐसे नेता और कार्यकर्ता रहे जिनके टिकट काट दिए गए थे। बगावती सुर भी बीजेपी में देखने को मिले थे। अब एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। तो 15 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है बीजेपी ने इस दौरान। और साथ ही आपको बता दें कि अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी इस बार राजस्थान में काफी फूक फूक कर कदम रख रही है। और इस दौरान कई ऐसे समर्थक भी रहे हैं, चाहे वसुंधरा राजे के समर्थक रहे हैं, उनको लेकर भी तमाम तरीके के जो आक्रोश था वो देखने को मिला था। कुछ ऐसे भी रहे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ने के को लेकर भी बात जो थी और जो खबर थी वो सामने आई थी। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5वीं अपनी लिस्ट जारी की है। और खबरों में आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। आज बहुत खराब, आज बहुत दुखद दिन है। दो लोगों का हत्या होता है, दोनों बीजेपी का होता है। अगर नक्सल एक कांग्रेस को मारते थे, एक बीजेपी को मारते थे, अलग बात है। मैं तो डायरेक्टली ये बात करना चाहता हूँ कि अभी भूपेश बघेल का साथ छत्तीसगढ़िया लोग नहीं है, अभी नक्सल ही है उनका साथ। और वो नक्सल का राह से ही पहला शरण का मतदान जितना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको यहाँ बोल के जाता हूँ कि जैसे अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म किया, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को टाइट किया, ऐसे ही अगली 5 साल में हम नक्सल को खत्म करेगा देश से। इसीलिए जब भाजपा का समय में भी कांग्रेस का निधन हुआ था, भूपेश बघेल जी को तो नक्सल का ऊपर रिवेंज लेना चाहिए था ना। जब आपको मौका मिला, आपका लीडर्स का ही यहाँ में पूरा निधन हुआ था, शुक्ला जी से लेके सबको। भूपेश बघेल जी का धर्म था नक्सल को खत्म करना, वो तो उल्टा सीआरपीएफ का ऊपर हमला बोल रहे हैं नक्सल का जगह में। नक्सल को उन्होंने छोड़ दिया, अभी सीआरपीएफ का बक्सा का हिसाब ले रहा है। अब देश के लिए जो जाने देता है, सीआरपीएफ का मतलब क्या है? गरीब लोगों का बेटा ही तो सीआरपीएफ होता है। आज सीआरपीएफ तो अंबानी टाटा का बेटा तो नहीं होता है।
सीआरपीएफ सबसे गरीब तबके का लोगों का बेटा जाके सीआरपीएफ होता है। आप उनका ऑनेस्टी में ही हमला बोल रहे हैं। आप क्यों सीआरपीएफ का खिलाफ बोल रहे हैं? मतलब आपको नक्सलवादी को इनडायरेक्टली आप ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ हूं, जब तुम्हारा ही लीडर को नक्सल ने हत्या किया है। आपको तो बदला लेना चाहिए नक्सल से। आपको जब तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां पर जो सियासत है पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। और इसी कड़ी की अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना लाकर महिलाओं और बेटियों का मान सम्मान किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी शासन में महिलाओं का सम्मान हो रहा है और राजस्थान में महिलाओं का अपमान हो रहा है। वहीं राजस्थान में महिलाओं का तिरस्कार भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो पुरस्कार महिलाओं को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं को अधिकार तो राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को अधिकार की तुलना तो आपको अवश्य करनी ही होगी। जहां एक और मैंने इनकी गारंटियां फेल होने की बात कही है, वहीं पर साथ लगते राजस्थान की अगर मैं बात करूं और मैं मध्य प्रदेश की तुलना करूं, एक और लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना लाकर महिलाओं और बेटियों का मान सम्मान किया। मध्य प्रदेश में भाजपा शासन में महिलाओं का सम्मान, राजस्थान में महिलाओं का अपमान। राजस्थान में महिलाओं का तिरस्कार, मध्य प्रदेश में पुरस्कार। मध्य प्रदेश में महिलाओं को अधिकार तो राजस्थान में अत्याचार। और अत्याचार राजस्थान में ऐसा हुआ क्योंकि साथ लगता राज्य है, 2 लाख अपराध के मामले दर्ज हुए, महिला अपराध के मामले दर्ज। राजस्थान में महिलाओं का अपमान, राजस्थान में महिलाओं का तिरस्कार, मध्य प्रदेश में पुरस्कार। मध्य प्रदेश में महिलाओं को अधिकार और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 35 साल के हो गए हैं। देश के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के जन्मदिन के मौके पर शनिवार को ओडिशा के पुरी समुद्र तट की रेत पर उनकी आकृति बनाई है। 7 फीट ऊंची रेत की मूर्ति के आसपास उन्होंने 35 रेत के बल्ले भी बनाए हैं और कुछ गेंदें भी लगाई हैं। कोहली इस समय क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का पार्ट है, जहां उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन है। विराट कोहली ने अब तक 7 मैचों में अगर बात की जाए तो 442 रन बनाए हैं। आने वाले मुकाबले में भी कोहली से इस दौरान दमदार प्रदर्शन की ही आस है। उधर दिल्ली में दीपावली से पहले ही प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। भले ही दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण रोकथाम के दावे कर रही हो, लेकिन AQI लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने वायु प्रदूषण से इस दौरान उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की है। भले ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने LG से पॉल्यूशन रोकने की नीति की समीक्षा की, लेकिन हालात ये है कि प्रदूषण का जो स्तर है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 999 दर्ज किया गया है। उधर दीपावली से पहले ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली में प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। वहीं ग्रेड कक्षा 6 से लेकर 12 के लिए स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं में भी शिफ्ट करने का विकल्प दिया है।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सियासी आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर स्मोक टावर बंद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 2 स्मोक टावर बने थे। आनंद विहार में केंद्र सरकार ने स्मोक टावर बनवाया था, उसका क्या हुआ है? सीपी में भी स्मोक टावर को सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके केंद्र सरकार द्वारा उसे भी बंद कर दिया गया है। यानी कि अगर बात की जाए तो नियुक्त अधिकारियों ने मनमानी तरीके से उसे बंद किया है, उस पर हमने कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। पहली बात करना चाहूँ तो स्मॉक टावर जहां तक है, स्मॉक टावर 2 बने थे। आनंद विहार वाले स्मॉक टावर का क्या हुआ? बीजेपी बोलने को तैयार नहीं है, मुंह पे जो है ना ताला लगा हुआ है। आनंद विहार में तो स्मॉक टावर बनाया था ना केंद्र सरकार ने, उसका क्या हुआ? ना उसका कोई मीडिया विजुअल लेने जा रहा है, ना उसका फोटो लेता है, वो बंद पड़ा है। जहां तक कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस का जो स्मॉक टावर है, सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ने मनमानी तरीके से उसे बंद किया है। उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने रिकमेंड किया कि तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए। जहां तक पराली की पहली बात का, उधर गाजियाबाद में भी पोल्यूशन की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सवाल यह है कि दीपावली से पहले ऐसे हालात हैं तो दीपावली के बाद प्रदूषण किस स्तर पर पहुंचेगा? इसी को लेकर गाजियाबाद से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर गाजियाबाद, हर शहर की तस्वीर एक ही कहानी बयां कर रही है। हर तरफ धुंध है, धुएं का साया है, वायु प्रदूषण की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। आप देख सकते हैं कि मैं वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ विजिबिलिटी कम हो गई है। यहाँ पे सड़कों पर लोग घूम रहे हैं मास्क पहने हुए, कोई लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं उस साइड के बिल्डिंग की ओर वहाँ पे धुंध का साया है, पोल्यूशन का चादर से पूरी बिल्डिंग ढक चुकी है। अभी के हालात में आपको बता दूं कि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि ये मेरे फोन में जरा ये देखिए कि यहाँ का एक्यू लेवल वेरी पुअर, यानी कि बेहद खराब एयर क्वालिटी बता रहा है अभी हाल फिलहाल, यानी कि 400 के आसपास आपका एक्यूआई लेवल है। 51 से 100 के बीच में वायु की गुणवत्ता होती है, वो बेहद अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर 100 से ऊपर उसकी गुणवत्ता गई तो वो हवा बेहद खराब मानी जाती है। लोगों की शिकायत है कि आंखों में जलन, सांस लेने में समस्या हो रही है। और अब मैं इनसे बात करूंगी, आप इस पोल्यूशन को लेके आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि अभी मतलब बहुत दिक्कत हो रही है ऐसे सांस लेने में भी ना, तो ऐसे मतलब लग रहा है मास्क पहनना चाहिए। और बहुत ही अजीब सा पॉल्यूशन लगता है, ऐसा लगता है इसमें निकलो ही ना, घुटन होती है, घर में घुटन होती है। और बाहर आके देखो तो इतना धुंध सी लगती है। इतने तो अभी विंटर्स भी नहीं आए खैर, बट बहुत ही ज़्यादा ये हमारे लिए हेल्थ के लिए ख़राब है। आजकल हम पढ़ भी यही रहे हैं तो हम अवॉइड करते हैं निकलना। आज हमें कॉलेज के काम से जाना था इसलिए निकले, बट सब लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अरे देखो तो क्या हालत है यार, इतनी आंखों में जलन हो रही है, गला इतना चोक हो रहा है ना, एंड लिटरली मेरा हो रहा है। मैं कहीं गई थी, दिल्ली गई थी, दिल्ली की तो इतनी गंदी हालत है, ऐसा लग रहा है हम दिल्ली में रह क्यों रहे हैं। बताइए इतनी, देखो आप कहीं देखो गाजियाबाद में देखो कितनी गंदी हालत है, मतलब जीना धूबर है यहाँ पे, बिल्कुल जीना धूबर। ये तो शुक्र मनाइए कि दिवाली से पहले हुआ है, अगर दिवाली के बाद होता तो दिवाली के ऊपर जाता, सारे बैन लगा देते, पटाखे उसी के ऊपर चला जाता था। लेकिन पटाखों पर भी बैन लगाया जाता, तभी यही हाल होता। पहले ही हो गया ना, अगर ये पहले बाद में होता, दीपावली के बाद में होता, पहले हो जाता, पोल्यूशन बाद में होता तो पटाखे ऊपर आता ना सारा क्लेम। कई जगहों पर ये वायु प्रदूषण बेहद खराब है, लेकिन यहाँ पे सियासत भी काफी गर्म होती जा रही है। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ मैं मुदिता, गाजियाबाद। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। एक्यूआई बेहद ही खराब बना हुआ है। हालात ये हैं कि आंखों की अगर बात करें तो जलन और सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली में ऐसी कई जगह हैं जहां पर एक्यूआई का लेवल बेहद ही गंभीर बना हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता की दिल्ली से ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन हर रोज बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम अक्षरधाम फ्लाईओवर पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं जो विजुअलिटी है वो बहुत कम हो गई है। जो धुंध है पॉल्यूशन का वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और इधर आप देखेंगे NH24 है, यहाँ जो वाहन हैं उनकी रफ्तार भी धीमी हो गई है क्योंकि विजुअलिटी काफ़ी कम है। दूसरी तरफ आप देखेंगे अक्षरधाम मंदिर है,
अक्षरधाम मंदिर भी फ्लाईओवर से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आम दिनों में फ्लाईओवर से अक्षरधाम मंदिर साफ दिखाई देता था। यदि AQI मीटर की बात करें तो AQI दिल्ली NCR में 400 पार कर चुका है और कहीं कहीं 700 भी हो गया है। तो खतरनाक लेवल पर AQI दिल्ली के अंदर पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम तरह के जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। जो प्राइमरी स्कूल हैं, बच्चों की 2 दिन की छुट्टियां कर दी गई हैं। दूसरी तरफ जो GRAP लेवल 3 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत दिल्ली के अंदर BS3 पेट्रोल कारें और BS4 डीजल गाड़ी जो हैं वो एंट्री नहीं कर सकेंगी, उनको बैन कर दिया गया है। यदि दिल्ली के अंदर इस तरह की गाड़ियां दिखाई देती हैं तो उन पर 20,000 रुपए का चालान जो है वो कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अकेले दिल्ली सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती है। जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी सरकारों को भी इस पर कदम उठाने होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार ही इस पर चिंता कर रही है। चाहे स्कूलों को बंद करने की बात रही हो या फिर जो निर्माणाधीन काम हैं, जो वर्क हो रहे हैं, उनको रोकने की बात हो, तो दिल्ली सरकार की तरफ से कदम जरूर उठाए जा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार सवाल उठा रही है कि जो पड़ोसी राज्य हैं वो आखिर इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली। प्रदूषण के इस प्रकोप से दिल्ली से सटा नोएडा भी अछूता नहीं रहा है। नोएडा में भी लोगों को खुली हवा में सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ओमशील की ये रिपोर्ट देखिए। हर रंग कुछ कहता है। क्या नोएडा में हर रंग कुछ कह भी पा रहा है? ये मैं आपको दिखाऊंगा नोएडा से, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के साथ साथ दिल्ली से सटे नोएडा का भी कुछ यूं ही हाल हो गया है। प्रदूषण के मामले में नोएडा भी धुंध से पूरी तरह घिरी हुई है। और आपको बता दूं, महज 100 मीटर दूर मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा, बिल्डिंग है, वो भी उसकी भी विजिबिलिटी नहीं दिख पा रही है। और आपको बता दूं कि नोएडा में अभी सबसे ज़्यादा सेक्टर 62 की AQI लेवल है, जिसकी आज की अगर आज की हम बात करते हैं तो 426 है। और वहीं आपको बताऊं कि अगर हम बात करें अब हमारी दूसरे तरफ की, तो दूसरे तरफ आपको दिखाना चाहूँगा NTPC की भी बिल्डिंग है, जो कि हमें अच्छे तरीके से नहीं दिख पा रही है और विजिबिलिटी हम यूँ माने कि 0 है। अब देश की राजधानी में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अब हमें नोएडा में भी देखने को मिल रहा है। अब इसका कारण क्या है? अगर पराली जलाना है तो सरकार ने क्या कुछ कदम लिए हैं, सरकार कुछ एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से लाख सरकार दावे करती है, चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश हरियाणा की सरकार हो, वो लगातार दावा करती है कि हम प्रदूषण के लिए हर मापदंड तय कर रहे हैं और इस साल प्रदूषण नहीं होगा। आपको बता दूं, अभी दशहरा खत्म नहीं हुआ, दिवाली अभी आई भी नहीं है अच्छे से, और प्रदूषण का ये हाल है। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।